हेलो दोस्तों, स्वागत है असरार पाठशाला में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो इसी बीच हम आ गए हैं लेकर आपका जो है व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग, जो कि क्रिया। तो क्रिया को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इससे बहुत संबंधित कई बार क्वेश्चन आया गया है। ठीक, तो आप लोग इसको हम लोग करेंगे जो बहुत ही इजी तरीके से करेंगे, जो कि आप लोगों का जितने भी इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस है वो हल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण का जो है पार्ट, वो क्रिया, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिया को समझने से पहले कुछ बातें और समझ लेते हैं कि क्रिया कहते किसको है। परिभाषा तो आप लोग कई बार इसका परिभाषा तो याद किए होंगे लेकिन भूल गए होंगे, फिर भी हम याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश में वर्ब पढ़े होंगे तो उसी को कहते हैं हिंदी में क्रिया। तो जो क्रिया होती है ना, वो यानी कहने का उसका परिभाषा अगर कह सकते हैं, यानी क्रिया मीन्स होता है काम। यानी कोई अगर काम कर रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग क्रिया कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका क्रिया है। तो अगर दूसरी परिभाषा में अगर थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से या जिस शब्द समूह से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग परिभाषा भी समझ लेंगे इसका। परिभाषा क्या कहता है आपका? कि जिस शब्द समूह से किसी कार्य का करने या होने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। ये कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि दो बातें यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, किसी कार्य का करने या होने, यहाँ पर एक चीज हो रहा है करने या होने। किसी काम को आप कर रहे हैं तो वो भी क्रिया है, या हो भी गया है कोई काम तो उसको भी हम लोग क्रिया ही कहेंगे क्योंकि वो काम का ही एक भाग था। ठीक है, तो हम लोग क्रिया का जहाँ तक परिभाषा को समझ लिए, बजाते तौर से इससे पहले भी आप लोग कहीं ना कहीं जानते होंगे परिभाषा को। परिभाषा इंपॉर्टेंट इसका नहीं रह जाता क्योंकि परिभाषा तो कई बार नहीं पूछा जाएगा। इससे उदाहरण से कई सारे चीजें ऐसे निकाल के दे देंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो उनको छांटना जरूरी हो जाता है। तो चलेंगे उसको भी करते हैं हम लोग, उसको पूरी गहराई से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला उदाहरण मेरा है, ये कहता है कि राधा पढ़ती है। यहाँ पर कह रहा है राधा पढ़ती है, तो यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है ना, पढ़ती है तो ये आपका हो जाएगा क्रिया। राधा तो आपका संज्ञा है, ये आप बता सकते हैं। यहाँ पर दूसरा हम एग्जाम्पल ये कि मोहन खेलता है, तो यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है, तो जो काम हो रहा है ना खेलने का, तो उसी को कहते हैं ना क्रिया। और देखो मैंने लिया और मेरी मम्मी दिल्ली गई। अब इसमें देखो क्रिया ढूंढने में हम लोगों को यानी ये हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्यों होगा भाई? दिक्कत होना का सवाल ही नहीं है। नहीं, आप लोग बता सकते कि दिल्ली जो है ना किसी जगह का नाम है, तो दिल्ली जगह का नाम है, मम्मी किसी का नाम है, और मेरी ये किसी हम लोग सर्वनाम का यूज करते थे। इसलिए यहाँ पर जो एक चीज बच गया गई, तो जाने का काम करे या गई का काम करे या आने का काम करे, तो काम ही है ना। तो गई है तो गई क्या हो गया आपका? यहाँ पर क्रिया हो गया। इसमें ढूंढ कर बता दिए कि यह गई क्या हो गया आपका? क्रिया हो गया। अब देखो और है कि हमने हलवा बनाया, तो इसमें काम क्या क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर हलवा तो कोई चीज बनाया होगा, बनाया, बनाया यानी काम किया होगा तभी तो बनाया। तो बनाया जो ही शब्द है ना, काम करने का, कार्य करने का, कार्य करने का या होने का जो सब यानी बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर बनाया जो होगा आपका, वो आपका क्रिया हो जाएगा। इतना समझना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है पूरा। तो देखो और लिए हम कि आओ हम फिल्म देखें, तो यहाँ पर देखो आओ हम फिल्म फिल्म देखें, यहाँ पर क्या कर रहा है? कोई देखने का काम कर रहा है, तो काम को ही क्या कह देते हैं हम दूसरी भाषा में? काम को ही क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया। तो देखा का देखा क्या हो गया आपका? ये क्रिया हो गया। मोहन तुम घर जाओ, यहाँ पर मोहन को कहा कि तुम घर जाओ, तो जाओ यहाँ पर देखो शब्द एकदम इजी लगा सकते हैं आप लोग। जाओ जो शब्द है आपका वो क्रिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस उदाहरण से थोड़ा बहुत तो 50% उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा। और सारे हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे जो कि समझ में आएगा आपको। ठीक है, यहाँ देखो हम क्या किए हैं कि यहाँ पढ़ती ये यहाँ पर है, खेलता यहाँ पर है, गई यहाँ पर है, बनाया यहाँ पर है, ठीक है, और देखे यहाँ पर है आपका। और इसके बाद जाओ भी लगा सकते हैं आप लोग, जाओ आदि यहाँ पर क्रिया है। यानी
क्रिया कहते किसको हैं आप लोग समझ लिए होंगे, यानी दूसरे भाषा में कह सकते हैं काम। तो काम जो होगा वो आपका क्रिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग क्रिया के भेद। ये देखो कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि क्रिया के कितने भेद है, एक भेद, दो, तीन, चार, पांच, कितने? तो कितने भेद है आपको याद रखना आज से। क्रिया के दो भेद है हिंदी व्याकरण में, क्योंकि क्रिया के दो भेद है। कौन कौन सा है ये आप लोग तो कभी न कभी देखे होंगे भाई इन सबको। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद? दो भेद। पहला स्वकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। अब स्वकर्मक क्रिया जो है ना, इसमें दो भेद होता है आपका, और अकर्मक क्रिया में पांच भेद होता है। तो यहाँ से आप लोग, हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे आगे जाके कि सकर्मक क्रिया के दो भेद के बारे में बताएंगे, उसके बाद अकर्मक क्रिया के पांच भेद जो है उसके बारे में भी बताएंगे आप लोग को। सबसे पहले हम एक और से करते आ रहे हैं तो एक और से करते जाएंगे। सबसे पहले हम स्वकर्मक क्रिया कहते किसको है इसको समझेंगे, उसके बाद भेद समझेंगे, फिर जाएंगे हम लोग अकर्मक क्रिया को और उसके भेद समझ लेंगे, जो कि आप लोगों का इसमें पूरा क्रिया के जितने भी चीजें हैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीजें आपको जल्द से जल्द बताने का हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, स्वकर्मक क्रिया। क्रिया के पहले भेद में आता है स्वकर्मक, दूसरा अकर्मक। तो सबसे पहले स्वकर्मक आता है तो इसको कर लेते हैं। यानी कहता है कि जिन क्रियाओं का कर्म होता है और जिन क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है स्वकर्मक क्रिया कहलाता है। देखो यहाँ पर समझने का जो है ना, यहाँ पर जो हम परिभाषा लिखे हैं तो पहली बार में समझ में नहीं आया होगा, फिर से एक बार समझ लेंगे इसको। ये क्या कह रहा है कि जिन क्रियाओं का, यहाँ तक यानी जिन काम का कर्म होता है और क्रिया का फल, कर्म और फल, ठीक है, कर्म और फल, यानी क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है स्वकर्मक क्रिया कहलाता है। देखो थोड़ा भाई आसान नहीं है उतना, लेकिन समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखना आप लोग की एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो मोहन है आपका, ये मोहन जो है आपका, वो आपका आपका नाम है। यहाँ पर पुस्तक जो है वो चीज है और पढ़ना क्या आपका क्रिया है। तो आप लोग ये सटीक लगा सकते हो कि ये क्रिया है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से अगर समझा जाए कि स्वकर्मक क्रिया में कौन सा आएगा, तो आप लोग ये है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि जिन क्रिया का कर्म कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है सकर्मक क्रिया कहलाता है। यहाँ पर देखो हमने नोट कुछ लिखा है आपके लिए कि पुस्तक, घर, सेब, पत्र ये सभी क्या है? कर्म है। यहाँ पर देखो पुस्तक है, घर है, सेब है और पत्र है, ये जितना चीजें हैं सब आपका क्या है? कर्म है। और फल क्या हो जाएगा? जो कि आप कर रहे हैं, यानी मान के चलो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक जो हो जाएगा मेरा मेरा जो हो जाएगा वो आपका यानी कर्म हो जाएगा, और जो पढ़ रहे हैं उसका हम लोगों का रिटर्न मिला यानी फल मिला, वो तो आपको वो फल हो जाएगा। तो यानी जिन क्रियाओं का कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यानी जो काम करेगा ना क्रिया, उसका फल कर्म पर पड़ता है। यानी जो काम करता है उसी को कहते हैं कर्म पर पड़ता है, उसी को क्या कर दिया हम, यानी यहाँ पर आपका स्वकर्मक क्रिया कहलाएगा। तो यहाँ पर देख लें और बढ़िया से कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, राधा घर जा रही है, महेश सेब खाता है, कृष्ण पत्र लिख रहा है। तो इसमें आपका पुस्तक, घर, सेब, पत्र ये सभी क्या है? कर्म है। तो फल क्या हो गया आपका? तो यहाँ पर पुस्तक जब कोई नहीं आपका कर्म हो गया तो फल हो गया पढ़, ठीक है। और जा हो गया आपका फल, और यहाँ पर खाता हो गया आपका फल, ये खाने वाली फल नहीं है। और लिख लिख क्या हो गया आपका? ये फल हो गया। तो इन यहाँ कह रहा है कि फल कर्म पर पड़ता है, यानी क्रिया का जो फल है, यानी क्रिया का जो फल है कर्म पर पड़ता है। यानी इसका जो डिपेंड है ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, यानी इस पे ये आश्रित है। यानी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये आपका पुस्तक हो गया कर्म, और कर्म का जो फल फल जो है ना वो कर्म पर पड़ता है। यानी पढ़ना जो है ना पुस्तक के बिना अधूरा है, ये समझ लीजिए। तो यानी यानी इसके ऊपर ये आश्रित है, तो इसीलिए इसको कहते हैं स्वकर्मक क्रिया। यानी जिसमें कर्म जो हैगा, जो कर्म होता है वो उसका क्रिया का जो फल कर्म पर आता है, यानी फल जिस पर फल जो होगा ना, क्रिया का फल जो होगा वो कर्म पर आता है लौट कर, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सकर्मक क्रिया।
अब देखो सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके। तब दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग जो आपका सकर्मक क्रिया के जो भेद है वो दो भेद हैं। उनका जो पहला भेद है वो एक कर्मक है, यानी सबसे पहले सकर्मक क्रिया के दो भेद हो गए। तो इसमें पहला जो आता है एक कर्मक आता है और द्विकर्मक। एक कर्मक में क्या होगा आपका, एक कर्मक में जिन क्रियाओं का एक कर्म होता है, जिन क्रिया का एक कर्म होता है। अभी आप लोग इससे पहले वाले सेक्शन में भी पढ़े कि कर्म कहते किसको है, ठीक है। तो जिसमें एक कर्म होता है उसे क्या कहते हैं, वो एक कर्मक कहलाते हैं, एक कर्मक क्रिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लिए हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ता जो है ना वो आपका हो गया फल। अभी बताइए ये आपका हो गया फल, और कर्म क्या हो गया, ये कर्म क्या हो गया आपका पुस्तक। तो यहाँ पर कर्म कितना है देखो, तो यहाँ पर एक कर्म है एक फल है, जिसमें एक ये भी बोल सकते हैं आप लोग, जिसमें एक कर्म एक फल हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक कर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर पुस्तक जो है ना वो कर्म है, तो यहाँ पर कर्म टोटल कितना है, एक ही है, इसीलिए इसको एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ पर सीता पत्र लिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर पत्र जो है ना आपका, यहाँ पर ये पत्र जो हो गया आपका वो कर्म हो गया, ठीक है। और लिखती क्या हो जाएगा आपका, फल हो गया। यानी आपका जो यहाँ पर जो कर्म है ना वो एक ही है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा एक कर्मक क्रिया हो जाएगा ये। यहाँ पर हम नोट में भी लिखे कि पुस्तक पत्र एक कर्म है, यानी एक कर्म है, यानी पुस्तक भी आपका एक कर्म है और पत्र भी एक कर्म है। यहाँ पर अगर दो चीज रहता तो द्विकर्मक हो जाता। अब चलते उसी का हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि द्विकर्मक किसे कहते हैं। द्विकर्मक में क्या होता है, जिन क्रियाओं में दो कर्म होता है। अभी कर्म की बात हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो है कि विकास ने मोहन से पुस्तक लिखवाई। अब देखो इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पर मोहन है, ठीक है, और यहाँ पर पुस्तक है, और यहाँ पर देखो उसके बाद लिखवाई है, तो लिखवाई जो आपका हो गया ये फल हो गया। और कर्म देखो यहाँ पर मोहन भी है और पुस्तक है, क्योंकि विकास ने मोहन को जरिया बनाया और क्या किया उन्होंने, इसको कर्म किया, और यहाँ पर फल क्या आ गया, लिखाने का फल आ गया। तो यहाँ पर दो आपका कर्म हो जाता है, कर्म कितना हो गया, दो। तो इसीलिए यहाँ पर दो कर्म दिखे उसी को कहते हैं हम लोग द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए एक तो और ले लेते हैं हम लोग कि राधा ने राधा ने अम, राधा ने राजू से मिठाई बनवाया, ठीक है, बनवाया। इसमें बताना है आपको कि इसमें द्विकर्मक तो ये भी है, लेकिन इसमें जहां पर दो कर्म होगा, यहाँ पर दो कर्म क्या होगा कि राधा ने किसको बनाने दिया, राजू को, और राजू ने क्या बनाया, मिठाई बनाया। यहाँ पर दो कर्म हुआ, ठीक है। इसने इसको आदेश दिया, इसने ये बनाया, तो ये दोनों कर्म हो गया। और काम क्या किया उन्होंने, बनवाया, तो ये आपका फल हो गया। इसमें भी दो कर्म हो गया, एक फल हुआ, उसी को कहते हैं द्विकर्मक। यानी जिसमें दो कर्म होगा उसी को कहते हैं हम लोग द्विकर्मक, और जिसमें एक कर्म होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक कर्मक। तो ये सकर्मक क्रिया के हम लोग प्रकार को समझ लिया आसानी तरह से। अब चलते हैं हम लोग स्वकर्मक के बाद आपका आता है अकर्मक। अकर्मक क्रिया कहते हैं किसको, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया कहते हैं किसको है, वो पढ़ना है। तो अकर्मक क्रिया जो कहलाता है ना, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है। सकर्मक में क्या होता था कि जिस क्रिया का कर्म होता है, और क्या होता था, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, और अकर्मक क्रिया कहलाता है। यानी इसमें हम लोग पढ़े थे सकर्मक क्रिया में कि जिस क्रिया का कर्म होता है और क्रिया का जो फल है कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाता है। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, राजेश पढ़ता है, पंकज लिखता है। और देखो यहाँ सकर्मक क्रिया का हम एक उदाहरण और लिए हैं कि राजेश पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर आपका जो कर्म हो गया था ना, वो कर्म हो गया था आपका पुस्तक। तो इसमें कर्म है, देखो बताओ, तो यहाँ पर राजेश यहाँ पर पढ़ता है सीधा है, पंकज लिखता है, अब क्या लिखता है नहीं लिखता है भाई, राजेश पढ़ता है, क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है वो यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर देखो राजेश पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक हो गया था कर्म, और पढ़ता हो गया था आपका फल हो गया। लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं होता है, यहाँ पर जो देखेंगे आप लोग, यहाँ पर कर्म नहीं होता है। जहाँ पर आपका कर्म नहीं होगा तो वो हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका देखो, यहाँ पर कुछ अगर ये मान के चलो यहाँ पर पत्र रहता,
तो ये कर्म हो जाता। तो कर्म जब होता तो ये स्वकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाता। ठीक है, यहाँ पर सीधे है कि पंकज लिखता है और राजेश पढ़ता है, तो इसमें कर्म का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब चलते इसके प्रकार को समझेंगे। इससे पहले हम लोग समझ लिए कि अकर्मक क्रिया और स्वकर्मक क्रिया। स्वकर्मक क्रिया में कितने भेद हो गए आपका, दो भेद हो गए, उसमें एक कर्मक और द्विकर्मक। अब चलते अकर्मक क्रिया के भेद को समझते हैं। तो अकर्मक क्रिया को भेद को समझने के लिए हमसे क्या करना पड़ेगा कि अकर्मक क्रिया के टोटल 5 भेद है। पहला जो है आपका वो आपका संयुक्त क्रिया है, दूसरा है नाम धातु क्रिया, और तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, और चौथा है आपका पूर्वकालिक क्रिया, और पांचवा है कृदंत क्रिया। तो सबसे पहले हम लोग संयुक्त क्रिया को पढ़ेंगे जो कि आपका पहला वाला है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया को, इसमें 2, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और कृदंत क्रिया। तो हम लोग समझे थे कि संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि संयुक्त क्रिया में से संयुक्त मीन्स होता है मिला जुला। ठीक है, ये मिक्स जिसको कहते हैं संयुक्त। तो यानी किसी वाक्य में अगर एक से अधिक क्रियाएं हैं तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। यानी इसमें कहने का ये अर्थ हो रहा है कि संयुक्त क्रिया कहते हैं किसमें, किसको है, जिसमें एक से अधिक, क्या रखना है, एक से अधिक क्रिया जिसमें होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए है कि मोहन खाना खा चुका है, इसमें खाना खा चुका जो है ना, खाना खा आपका जो है, यहाँ पर एक क्रिया ये हो गया, दूसरा क्रिया ये हो गया, जिसमें एक से अधिक क्रिया हो गई उसको क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त क्रिया। तो इसमें 2 क्रिया हो गया आपका, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त क्रिया। अब देखो यहाँ पर है कि राधा ने पुस्तक पढ़ ली है, तो यहाँ पर ली और पढ़ यानी 2 यहाँ पर आपका हो गया, आपका यहाँ पर क्रिया हो गया, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग संयुक्त क्रिया। कृष्ण ने चित्र बना लिया है, चित्र जो बनाया है तो ये भी एक क्रिया हो गया आपका, और लिया भी एक क्रिया हो गया, इसमें 2 क्रिया हो गया ना। तो एक से अधिक क्रिया जिसमें होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त क्रिया। तो ये भी आपका संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यहाँ पर नोट में हम लिख दिए भी है कि खा चुका और पढ़ ली और चित्र बना आदि क्या है आपका, संयुक्त क्रिया है। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया को आप लोग अभी कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, जिसमें एक से अधिक क्रिया उसे क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त क्रिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा जो आपका है, ये आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या है कि याद रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी इसका थोड़ा अलग है, कहता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से, इनके जो शब्दों से बनने वाली जो नाम धातु बनने वाली जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, नाम धातु क्रिया। अब देखो इससे क्या बनता है, हाथ हो गया आपका, कहीं ना कहीं ये आप लोग ये अनुमान लगा सकते हो, हाथ जो है ये आपका संज्ञा है। ठीक है, तो हाथ से क्या हो गया, हथियाना, तो इससे जो यानी ये संज्ञा से कोई नया शब्द बना जो कि क्रिया का काम कर रहा है, हाथ से हथियाना होता है, तो ये नया ये क्रिया बन रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, नाम धातु क्रिया। अब देखो गर्म से, गर्म क्या है आपका, ये विशेषण है आपका, ये विशेषण शब्द से नया क्रिया बना है, यानी ये गर्म ये विशेषता है इसकी, तो गर्म से गरमाना बन गया एक क्रिया, इसी को कहते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक है, अब बड़बड़ हो गया, यानी ये भी आपका विशेषण हो गया, तो बड़बड़ से बड़बड़ाना हो गया आपका, तो ये आपका विशेषण से नया शब्द जो बना, नया क्रिया जो बना वो बड़बड़ाना हो गया आपका, जिसमें बड़बड़ाना, गरमाना और हथियाना ये तीनों आपका हो जाएगा नाम धातु क्रिया। करते हम लोग जो तीसरा आपका है वो प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसको है, प्रेरणार्थक में आ रहा है कि प्रेरणा, प्रेरणा से ही बना है आपका प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रेरणा का अर्थ है जो इसमें आता है आपका, वो किसी को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, इसको कहते हैं आप लोग। तो जिस क्रिया में इसका परिभाषा है, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें कह रहा है कर्ता स्वयं न करके यानी खुद न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, यानी दूसरे को करने के लिए वो प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। ये आसान है पूरा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में है कृष्ण कुमार क्लर्क से पत्र लिखवाता है, यानी यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कृष्ण कुमार एक लड़का है, क्लर्क से पत्र लिखवाता है, जबकि ये काम खुद भी कर सकता था, तो ये दूसरों से करवाया यानी प्रेरित किया इसको करने के लिए, तो ये इन्होंने ये पत्र लिख दिया क्लर्क साहब ने, तो ये कृष्ण कुमार क्लर्क से पत्र लिखवाता है यानी प्रेरित करता है
कि ये पत्र लिख देता है, ठीक है। अब देखो, राधा कृष्ण से नाच नचवाती है। राधा जो है ना, कृष्ण से नाच नचवाती है, जबकि राधा खुद खुद भी एक नाच कर सकती है, नाच सकती है, लेकिन उन्होंने कृष्ण से नचवाती है, कृष्ण से नाच नचवाती है। बताओ, अब देखो इसमें क्या कर रहा है, उन्होंने प्रेरित कर रहा है उसको, प्रेरित करा तो जब किसी क्रिया में प्रेरणा का अगर भाव हो या जिक्र हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो यहाँ पर है कि मोहन अर्जुन से पुस्तक पढ़वाता है, जबकि मोहन खुद भी पढ़ सकता है, लेकिन इन्होंने इसको प्रेरित किया तो इन्होंने पढ़ दिया। तो यानी मोहन अर्जुन से पुस्तक पढ़वाता है, तो यानी इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन्होंने इसको प्रेरणा दिया, तो इन्होंने ये काम किया। तो जब भी अगर कहीं पे आपको दिखे कि कर्ता स्वयं न करके दूसरों से काम करवा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम नोट भी लिख के रखे हैं कि लिखवाता, पढ़वाती और नचवाती ये सभी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखवाता आपका अगर, नचवाती और यहाँ पर पढ़वाता, तो ये सभी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे ही आएगा, तो आप लोग आसानी से लगा सकते हो। ये पूरा शब्द रहेगा, लेकिन इसमें कहेगा कि इसमें कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है, तो आप लोग यहाँ पर इसमें देखकर लगा सकते हैं, ठीक ठीक है। अब चलते हम लोग चौथा करेंगे, जो कि आपका है वो पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या कहते हैं, किसको, इसका परिभाषा समझ लें। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें कह रहा है कि वाक्य में मुख्य क्रिया से आने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। इसमें थोड़ा समझना और होगा कि वाक्य में मुख्य क्रिया से, यानी जो मेन जो क्रिया होते हैं ना, उस क्रिया से आने वाली क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में देखो ज्यादातर पूर्व की बात होगी, यानी पहले की बात होगी। देखना एग्जाम्पल में देख के समझ लेंगे पूर्वकालिक क्रिया कैसे करते हैं। राधा खाना खाकर सो गई। राधा जो है ना, खाना खाकर सो गई है, यानी उन्होंने काम जो किया था वो पहले मुख्य क्रिया से क्या होते हैं, आने वाली मुख्य क्रिया से आने वाली क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्वकालिक क्रिया। इसमें राधा खाना खाकर सो गई है, तो इसमें खाना खाकर और खाना और खाकर है ना, तो ये दोनों क्रिया है। और सो गई यानी पहले ही काम कर चुकी है, ये खाने का काम इन्होंने पहले कर चुकी है, फिर सोई है। तो इसीलिए पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा कि कोई काम कर लेगा, लेकिन वो आपका जो लास्ट में जो आपका होगा वो ये पूर्व का काम अगर जोड़ा देगा उसमें, तो क्या हो गया, वो पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मोहन नहाकर चला गया। अब ये कब गया, यानी ये पहले का काम हुआ होगा, यानी मोहन अब नहा के चला गया, यानी इससे पहले पता चलता है इस वाक्य से कि कोई काम वो करके चला गया है। तो इसमें पूर्व वाली बात होगी, यानी पहले वाली बात होगी, इससे ये समझ सकते हैं आप लोग। पूर्व वाली बात होगी, इसमें पहले वाली बात होगी, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मोहन नहाकर चला गया, अब कब गया नहाकर, यानी इससे पता चलता है कि मोहन यहाँ से नहाकर चला गया है, यानी पहले की बात कर रहे हैं आप। जैसे मैं कहूंगा कि आपको, मैंने 2 दिन पहले खाना खाया था, यानी पहले खाना खाया होगा भाई, पूर्व की बात है, यानी पहले की बात है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लड़का पढ़कर सो गया। अब देखो यहाँ पर लड़का पढ़कर सो गया, अब कब सोया ये नहीं मालूम नहीं ना, तो ये पहले ये काम कर चुका है उन्होंने, ठीक है। तो यानी ये जब भी अगर पूर्व की बात करेगा, यानी पहले की बात करेगा, यानी लड़का पढ़कर सो गया, मोहन नहाकर चला गया, राधा खाना खाकर सो गई, यानी कोई काम कर चुका होगा पूरा टोटल, और वो पूर्व की बात होगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर हम नोट भी लिख दिए है, ये खाकर, नहाकर और पढ़कर, और ये पढ़कर आपका पूर्वकालिक क्रिया है, यानी यहाँ पर आपका खाकर, नहाकर, पढ़कर, यहाँ पर आपका पूर्वकालिक क्रिया है। अब चलते हम लोग लास्ट में करेंगे, आपका जो होने वाला है वो आपका कृदंत क्रिया करेंगे। दोस्तों चलते हैं अब लास्ट, यानी आपका अंतिम वाला हो जाता है आपका जो है वो कृदंत क्रिया, यानी क्रिया के भेद में से जो आपका पढ़े। सबसे पहले हम लोग क्रिया के भेद पढ़े, जिसमें सकर्मक और अकर्मक पढ़े। उसमें सकर्मक में 2 आया आपका, एक आता एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। अब देखेंगे हम लोग अकर्मक में 5 भेद हो गया आपका, 5वां भेद का जो अंतिम जो है वो आपका कृदंत क्रिया है। तो कृदंत क्रिया को भी समझ लेंगे। कृदंत क्रिया कहते किसको है कि जो क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगकर बनती है, यानी ये कह रहा है कि जो क्रिया शब्दों के अंत में, शब्द के अंत में प्रत्यय लगकर, प्रत्यय किसे कहते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के
क्या होते हैं, लास्ट में लगकर उसके अर्थ में पूरा परिवर्तन कर देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कृदंत क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि लीक है, लीक कोई अभी देखो, लीक जो कोई है भी पूरा शब्द नहीं बना है, इसमें हम ता लगा दिए, लीक भी एक क्रिया है, इसमें ता लगा दिए, यानी अंत में हम लोग प्रत्यय कर दिए, ता कर दिए, तो ये बन गया नया शब्द जो आपका लिखता बन गया। देखो यहाँ पर लीक है और लास्ट में हम लोग प्रत्यय लगा दिए कर, तो ये क्या बन गया, लिख कर। अब देखो पढ़ है, इसमें लास्ट हम लोग यानी क्या कर दिए, प्रत्यय लगाकर नया क्रिया बनाते हैं, तो न लगा दिए हम लोग, तो यहाँ पर क्या बन गया, पढ़ना। खा है और का लगा यानी कर लगा दिए हम लोग, अंत में प्रत्यय लगा दिए, कर लगा दिए, तो यहाँ पर बन गया खाकर। तो इसमें देख लिए कि कृदंत क्रिया में क्या होता है कि वैसी क्रिया जिसके अंत में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ प्रत्यय लगाकर, कोई शब्द का प्रत्यय लगाकर उसके उसमें क्या करते हैं, नया क्रिया बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कृदंत क्रिया। तो उम्मीद करता हूँ जो ये क्रिया के बारे में आपको जानकारी दिए होंगे हम, तो आप लोगों के लिए काम आएंगे आगे जाके। और आप लोगों का जितना भी एग्जाम है उनसे रिलेटेड नहीं, आप कहीं भी फंस नहीं सकते हैं आप लोग, जो कि आप लोगों को अगर क्रिया से कहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ज़्यादातर इनके क्या होता है कि ज़्यादातर इनके परिभाषा पूछ लेते हैं और इसके एक भेद पूछ लेते हैं, ज़्यादातर भेद पूछते हैं, अंदर में इतना जाकर ऑप्शन वन नहीं उतना पूछेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्रिया के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।